नमस्कार, शुभ प्रभातम। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं योग शिक्षक राहुल कुमार मिश्रा और हमारे समक्ष योग शिक्षिका रेखा जी हैं। आज हम टैली योग के माध्यम से योगाभ्यास करने जा रहे हैं, जो कि सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस की तरफ से करवाया जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो पहला अभ्यास करेंगे आज हम, जो कि सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आता है, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया को वह व्यक्ति ना करें जिनको उच्च रक्तचाप है, सिर दर्द है, वह कृपया इस अभ्यास को ना करें। तो इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले समस्थिति में आ जाएं। समस्थिति में आने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अब दोनों हथेलियों को जंघाओं से स्पर्श करें और सामने एक दृष्टि बनाकर रखें। यह हुई समस्थिति। अब धीरे से फेस को ऊपर की ओर ले जाएं। दृष्टि हमारी आसमान की ओर होनी चाहिए। अब इस अवस्था में तीव्र गति से श्वास प्रश्वास करें। यह अभ्यास करते हुए ध्यान दें कि आपका ध्यान शिखा मंडल पर रहना चाहिए और आपका श्वास भी तीव्र गति से हो और प्रश्वास भी तीव्र गति से ही हो। अब धीरे से प्रश्वास करते हुए गर्दन को मध्य में लेकर आएं। अब धीरे से दोनों पैरों में सामान्य गैप बना लें। शरीर ढीला हल्का, आंखें कोमलता से बंद। अब चलते हैं इससे क्या क्या फायदे प्राप्त होते हैं। इस अभ्यास से जो हमें लाभ होते हैं वह यह है कि जिन व्यक्तियों को तनाव होता है उन सभी के लिए यह रामबाण है। यह तनाव को दूर करने में सहायक है। यह बुद्धि का विकास करता है। हमारा जो विशुद्धि चक्र है, कंठकूप है, उसको सद्बुद्धि प्रदान करता है, यानी कि विशुद्धि चक्र को जागृत करता है। अब धीरे से अगला अभ्यास करने जाएंगे, इसलिए समस्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास जो होगा हमारा वह स्मरण शक्ति विकासक क्रिया है। ध्यान दें, जैसे हमने पूर्व में बताया था कि जिनको उच्च रक्तचाप है, सर दर्द है, वह व्यक्ति इस अभ्यास को भी ना करें। पुनः समस्थिति में बने रहें। अब ध्यान दें, हमारी जो दृष्टि होती है पैरों से 1.5 गज आगे की ओर होनी चाहिए। गर्दन इसी अवस्था में रहेगी, बस दृष्टि नीचे की ओर, पैरों से 1.5 गज आगे की ओर। अब इसी अवस्था में तीव्र गति से श्वास भरें और तीव्र गति से प्रश्वास करें। ध्यान दें, इस क्रिया में हमारा जो ध्यान रहता है वह ब्रह्मरंध्र सहस्रार बिंदु पर होना चाहिए और अच्छे से वेग से श्वास प्रश्वास करें। अब धीरे से दोनों पैरों में गैप, शरीर ढीला हल्का, आंखें कोमलता से बंद। आराम करें, रिलैक्स करें, महसूस करें इस अभ्यास के पश्चात कैसा परिवर्तन आ रहा है, कैसा प्रभाव शरीर पर व मन पर पड़ रहा है। मन शांत लग रहा है, हल्का लग रहा है, आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। इस अभ्यास से जो हमें लाभ प्राप्त होता है वह
तनाव को दूर करता है। मस्तक और शिखा स्थान के मध्य मस्तिष्क में जो हमारा कफ होता है उसे दूर करता है। हमारी जो याददाश्त है, विस्मृति है, भ्रांतियां हैं, उन सभी से हमें निवृत्ति प्राप्त होती है। चलिए तो पुनः समस्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को थाई से लगा लीजिए और सामने एकाग्र दृष्टि। अगला अभ्यास जो हम करेंगे वह है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन, तो यह अभ्यास गर्दन का अभ्यास है, यानी कि नेक प्रैक्टिस है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का 4 चरण बताया गया है, जिसमें हमारा पहला चरण होगा नेक अप एंड डाउन। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर। ठुड्डी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। अब धीरे से पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। ध्यान रखें, इस क्रिया को बहुत ही आराम से करना है। आप श्वास भरते हुए धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएं। लेकिन इस अभ्यास को कौन नहीं करेंगे? वह व्यक्ति नहीं करेंगे जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लेकिन वह भी कर सकते हैं सिर्फ सेंटर तक। अगर गर्दन को नीचे की ओर ले आएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे नेक की, तो लाभ ना होकर हानि ही होगी। इसलिए सिर्फ वह श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्य में लाएं। तो अब चलते हैं द्वितीय चरण। इसका जो द्वितीय चरण है वह है गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं। पहले श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घुमाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में लेके आएं और पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएं। इस प्रकार 2 से 3 बार कर जाएं। लेकिन ध्यान देना है, बहुत ही आराम से करना है। इस अभ्यास को यदि हम जल्दबाजी में करेंगे तो नुकसान हो सकता है। नेक की मसल्स हमारी बहुत ही नाजुक होती है, कोमल होती है, इसलिए जितना धीरे से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब इसी ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का तीसरा चरण जो है हमारा नेक राइट एंड लेफ्ट, यानी कि दाहिनी ओर और बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सेंटर में। फिर पुनः इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएं। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं। यह हुआ एक राउंड। इसी प्रकार 2 बार और करें। ध्यान दें, आँखों को खोलकर ही रखना है। यदि आँखों को बंद करके अभ्यास करते हैं तो चक्कर आने की संभावना होती है। अब ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का चतुर्थ चरण यानी कि चौथा स्टेप कौन सा है? वह है नेक रोटेशन, यानी कि ग्रीवा को गोलाकार घुमाना है। पहले धीरे से श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं और फिर श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से गोलाकार घुमाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अब यहीं से एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में घुमाएं। ध्यान दें, श्वास की क्रिया वही रहेगी, यानी कि श्वास जब हम पीछे की ओर गर्दन को ले जाते हैं तो श्वास भरना है और जब हम आगे की ओर लाते हैं तो श्वास छोड़ना है। विपरीत दिशा में करने के बाद फिर वापस आएं। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में लेकर आएं।
लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वह व्यक्ति गर्दन को आगे की ओर ना झुकाएं। यदि झुकाएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। चलिए, तो इसका जो हमारा लाभ है वह यह है कि जो हमारे गर्दन में कंठमाला यानी कि टॉन्सिल, जो हमारे बोलने में प्रॉब्लम होती है, हकलापन होता है, तुतलापन होता है, इन सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन ख़ासकर जिनकी ग्रीवा यानी कि गर्दन स्टिफ़ है, जिनकी नेक की मसल्स स्टिफनेस है, उनको ये फ्लेक्सिबल करता है, नाजुक करता है और हमें लाइफ में गर्दन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसका अभ्यास जब अच्छे से करते हैं तभी हमें यह अभ्यास का फल प्राप्त होता है। तो अब हम चलते हैं स्थूल व्यायाम की ओर। स्थूल व्यायाम के लिए जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वांग पुष्टि, यानी कि सारे अंग की पुष्टि। अब धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री में फैला दें। लेकिन यह अभ्यास वह व्यक्ति ना करे जिनको कमर दर्द है। ठीक है, तो दोनों पैरों को हमने फैला दिया। पैरों का एंगल एक सामने एक लाइन में रहना चाहिए। अब धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब ध्यान दें, यदि हम दाहिनी ओर झुकेंगे तो दाहिना हाथ हमारा आगे की ओर होना चाहिए और बायां हाथ पीछे। ध्यान दें, हमारे शोल्डर, हमारे जो हाथ है हमारा बिल्कुल वह कानों से लगा रहना चाहिए। अब श्वास भरे पहले और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। अब यहीं पर हाथों का क्रॉस चेंज करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर गोलाकार जाते हुए दूसरी साइड यानी कि बाईं ओर जाएं, एक्सेल करते हुए। अब पुनः हाथों का क्रॉस चेंज करें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं, गोलाकार घूमते हुए दाहिनी ओर। फिर से हाथों को चेंज करें, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। क्रॉस चेंज, श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। रिलैक्स, हाथों को खोल दीजिए और धीरे धीरे हाथ वापस पैरों को वापस ले आएं। यह अभ्यास शरीर को लचीला तथा पुष्ट बनाता है और लंबाई बढ़ाने में भी बहुत ही सहायक है। चेहरे पर कांति भी बढ़ाता है और टीबी जैसे रोगियों के लिए यह क्रिया बहुत ही उपयोगी, लाभकारी है। अब हम करने जा रहे हैं आसन। तो पहला आसन जो हम करेंगे वह स्टैंडिंग आसन यानी कि खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास में यह आसन करेंगे, ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए पुनः समस्थिति में बने रहें और धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को सामने की ओर लाएं। 1, 2 में हाथों को इंटरलॉक करें, फिंगर्स को फंसाएं। 3, हथेलियों को सामने की ओर पलट दें, हाथों को स्ट्रेच करें अच्छे से और फिर 4 में धीरे धीरे ऊपर की ओर कानों से लगा कर रखें। देखिए, हाथों की आकृति इस प्रकार रहनी चाहिए। और अब हम धीरे से एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएंगे। शरीर को ऊपर की ओर तान दीजिए। पैरों से लेकर हाथ तक पूरा शरीर हमारा खींचा हुआ, ताना हुआ रहना चाहिए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और उसी अवस्था में जैसे हम गए थे वैसे ही हाथों को सामने की ओर लाएं, फिंगर्स को अंदर की ओर मूव करें, हथेलियों को खोल दीजिए और धीरे से वापस। पैरों में गैप, शरीर ढीला हल्का, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान रखें, पहले मैं सावधानियां बताऊंगा कि इनको नहीं करना चाहिए। जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, घुटनों में सर्जरी हो रखी है, किसी भी प्रकार का कोई भी पैर में विकार हो तो कृपया वह योग्य शिक्षक के अंतर्गत ही करें।
तो इससे लाभ क्या क्या होता है? जब हम शरीर को ऊपर की ओर तानते हैं तो पूरे मसल्स पे स्ट्रेच आता है, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर का जो हमारा रक्त प्रवाह है वो अच्छे से सर्कुलेट होता है और हमारे पैरों को स्ट्रेंथ मिलता है यानी कि मजबूती मिलती है। हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से इस अभ्यास से विकास होता है। चलिए तो अब धीरे से पुनः समस्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। ऊर्ध्व मतलब ऊपर यानी कि ऊपर जाकर साइड में, और हस्त मतलब हाथ। जब हम हाथों को ऊपर की ओर जाते हैं, साइड में मोड़ते हैं, तो उसका नाम दिया गया है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। धीरे से पुनः ताड़ासन की तरह स्टेप बनाएं, हाथों को सामने की ओर लाएं, फिंगर्स लॉक करें, हाथों को सामने की ओर पलटें और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। अब इसी अवस्था में साइड में जाएं, दाहिनी साइड मुड़ जाएं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार श्वास भरते हुए फिर से सेंटर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, क्षमतानुसार होल्ड करें और उसके बाद पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आएं। एक बार और कर जाएं इसी प्रकार, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आएं और जिस प्रकार हाथों को ले गए थे उसी प्रकार हाथों को वापस लाना है। ध्यान दें, पीठ के ऊपरी हिस्से में जो हमारी अकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, उसको दूर करता है। जो शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको भी दूर करने में यह बहुत ही सहायक है, बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। लेकिन वह व्यक्ति ना करें जिन्हें शोल्डर में ज़्यादा पेन हो रखा हो, दर्द हो रखा हो या स्पाइन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ वो लोग अवॉइड करें। चलिए अब धीरे से बैठ जाएं अपने स्थान पर, पैरों को सामने की ओर फैला दीजिए, हाथों को पीछे रखें, शिथिल दंडासन। गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, नेक रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। यह हुआ शिथिल दंडासन। पैरों में हल्का सा गैप करें। जब हम बैठकर आराम करते हैं तो हमें इस अवस्था में आराम करना चाहिए। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। तो पहले धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दंडासन में आ जाएं, दोनों हथेलियों को बटक्स के पास रखें, एल्बो स्ट्रेट, शरीर सीधा, स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। यह हुआ दंडासन। अब धीरे से दाहिने पैर को उठाएं और बाएं घुटनों के समीप रखें। अब अपोजिट हैंड, दूसरे हाथ यानी कि बाएं हाथ को उठाते हुए दाहिने घुटने से ट्विस्ट करते हुए पंजों को पकड़ें और हाथ हमारा पीछे की ओर रहना चाहिए इस स्थिति में, और बॉडी को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं बैक उतना ट्विस्ट करें। लेकिन ध्यान दें, स्पाइन आपका स्ट्रेट ही रहना चाहिए। अब धीरे से वापस आ जाएं। यह अभ्यास कौन व्यक्ति नहीं करेंगे जिन्हें पीठ में दर्द है, सर्वाइकल व स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वह व्यक्ति ना करें। यदि किसी को पेट में भी सर्जरी हो रखी है, उदर से रिलेटेड यानी कि स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ वह व्यक्ति अवॉइड करें। इस अभ्यास से मेरुदंड हमारा, स्पाइन हमारा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। कब्ज़ यानी कि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उन सभी के लिए यह फ़ायदेमंद है। लेकिन विशेषकर यह फ़ायदा हमें डायबिटीज़ में, शुगर की जिनको प्रॉब्लम होती है
उनके लिए यह अभ्यास रामबाण कहा गया है। अब धीरे से पुनः दंडासन में बने रहें। अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में दोनों हथेलियों को एक साइड में रख लीजिए, पैरों को मूव करते हुए मोड़ते हुए एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं। एक बार पीछे से भी दिखा दीजिए मैम किस प्रकार हमें बैठना है। देखिए, अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ियों में हल्का सा गैप, बटक्स हमारे एड़ियों के ऊपर रहने चाहिए, हथेलियाँ जंघा के ऊपर और सामने फेस रहना चाहिए, आंखें बंद। इस अवस्था में बैठें। लेकिन जिनको घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वह साधक ना करें। अब इसके लाभ जानते हैं कि यह अभ्यास जो हमारे 84 लाख आसनास हैं उनमें से एक यही आसन है जो हम भोजन के उपरांत कर सकते हैं। इससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है, सक्रिय होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छे से सक्रिय रूप से कार्य करता है, जंघाओं और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और हमारा जब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं तो स्पाइन हमारा स्ट्रेट ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो हमारे स्पाइन को भी यह मजबूती प्रदान करता है। वापस अब अगली अभ्यास करेंगे हम। पैरों को खोल दीजिए। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वह करेंगे हम गौमुखासन। लेफ्ट लेग को उठाते हुए दूसरे पैर के ऊपर से बना लीजिए और फिर नीचे वाला पैर हमारा नीचे की ओर आएगा। ध्यान दें, पैर बाहर की ओर रहना चाहिए, बटक्स ज़मीन की ओर रहना चाहिए और दोनों घुटना आपस में मिला रहना चाहिए। अब जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर रहेगा और जो हाथ नीचे है वही हाथ हमारा नीचे की ओर। इस प्रकार दोनों हाथों को आपस में परस्पर मिला लीजिए, पकड़ लीजिए। यह हुआ गौमुखासन। जैसा कि पहले भी बताया गया है, जिनको इस अवस्था में बैठना है, घुटने यहाँ मुड़ जाते हैं, तो घुटनों से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है प्लीज़ वह व्यक्ति वह साधक ना करें। अब धीरे से हाथों को खोल दीजिए, पुनः पैरों को भी खोल दीजिए और इसी प्रकार दूसरे पैर से भी कर जाएं। दूसरी तरफ से करेंगे। अब जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर रहेगा और जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे रहना चाहिए। क्षमतानुसार होल्ड करें, लेकिन ध्यान दें जब भी आप होल्ड करते हैं तो श्वास आपका सामान्य रहना चाहिए। अब धीरे से पुनः हाथों को खोल दीजिए, वापस पैरों को भी खोल दीजिए। रिलैक्स, शिथिल दंडासन में आराम करें। ध्यान दें, जिनको मधुमेह की प्रॉब्लम है उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद है। स्पाइन यानी कि पीठ दर्द, उनके लिए भी लाभकारी है। कंधों में जो हमारा स्टिफनेस हो जाता है उनको यह लचीला बनाता है और नेक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन दोषों को भी दूर करने में बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अस्थमा, साइटिका, इन डिसीज़ में भी यह बहुत ही सहायक अभ्यास माना गया है। चलिए अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं। लेकिन जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पेट के बल नहीं लेटना है, तो प्लीज़ वह महिलाएं अवॉइड करें, पेट के बल उनको नहीं लेटना चाहिए। मकरासन के लिए दोनों पैरों को सब साइड में फैला दीजिए,
दोनों पंजे बाहर की ओर होनी चाहिए और दोनों हथेलियों को मिला लें। उसके ऊपर हेड को रख लें, सर को रख लें। यह प्रोन ब्रीथ भी कहा गया है। अभी कोविड में इसको प्रोन ब्रीथ के नाम से बहुत ही उपयोग किया गया है। तो यह ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही बढ़ाता है। जिनको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी यह बहुत ही मददगार है। मोटापा को कम करने में बहुत ही सहायक अभ्यास है यह। अब अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन। धीरे से पैरों को मिला लीजिए, हाथों को थाई के पास रख लीजिए, हथेलियां जमीन की ओर। अब हथेली को थाई के नीचे बना लें। पैरों को फ्लैट करें पीछे की ओर। अब धीरे से पैरों को 30 डिग्री ऊपर की ओर उठा दीजिए। इसी अवस्था में क्षमतानुसार होल्ड करें। 5 काउंटिंग तक होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले आएं। रिलैक्स। पुनः मकरासन में आ जाएं। रिलैक्स करें। लेकिन यह अभ्यास किन्हें नहीं करना चाहिए? जिन्हें हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हृदय रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में, लोअर बैक में किसी को कोई पेन है तो प्लीज़ वह साधक इस अभ्यास को ना करें। हाई बीपी, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है यानी कि उच्च रक्तचाप, अल्सर, हर्निया, जिनको भी यह प्रॉब्लम है वह साधक इस अभ्यास को ना करें। तो अगला अभ्यास करेंगे अब हम धनुरासन। पुनः लेटी हुई समस्थिति में आ जाएं। हथेलियां जमीन की ओर। पैरों को धीरे से घुटनों से मोड़ लीजिए, एंकल से पकड़ लीजिए। इस प्रकार पहले इस पोस्चर में आना है। अच्छे से ग्रिप बना लीजिए, एंकल को पकड़ लीजिए ताकि जब आप पैर उठाएं तो आपका पैर हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, वह व्यक्ति इस अभ्यास को ना करें। चलिए, तो अब धीरे से चेस्ट एंड थाई ऊपर की ओर उठा दीजिए। क्षमतानुसार तान दीजिए जितना तान सकते हैं और इसी अवस्था में 5 काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएं। थाई एंड चेस्ट नीचे की ओर लाएं। हाथों को खोलते हुए पैरों को नीचे ले आएं। यह धनुरासन जिनको जिगर यानी कि हार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कमज़ोरी है, तो उनके लिए यह अभ्यास रामबाण है। पेट की चर्बी, जो हमारी पेट की चर्बियां हैं, उनको यह कम करने में सहायक है। पसलियां व आंतों को सही स्थान पर लाता है। ठीक है। तो यह अभ्यास आप करेंगे उतना ही आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होगा। जितना स्ट्रेच करेंगे, जितना आपका कर्व होगा स्पाइन, उतना ही आपके लिए या स्पाइन के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास कहा गया है। चलिए, अब धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान रहे, जब भी आप पीठ के बल लेटते हैं तो लेफ़्ट टर्न लेकर ही आपको लेटना चाहिए। रिलैक्स करें। हथेली आसमान की ओर, पैरों में हल्का सा गैप, शरीर ढीला हल्का।
अगला अभ्यास करेंगे अब हम पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। धीरे से पैरों को 90 डिग्री ऊपर की ओर उठाएं। हाथों से घुटनों को बांध लीजिए। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में नाक लगाएं और यहाँ पर क्षमतानुसार होल्ड करें। इसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों को खोल दें, पैरों को भी खोलकर वापस ले आएं। ध्यान दें, इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो स्टमक हमारा अंदर की ओर पुश होता है। तो इसलिए जिनको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वह व्यक्ति ना करें। और ख़ासकर महिलाओं को तो यह अभ्यास की गर्भावस्था में जो है महिलाएं, उनको यह अभ्यास तो नहीं ही करना चाहिए। इससे जैसा कि नाम कहा गया है पवन, पवन का मतलब होता है वायु, ठीक है, तो वायु को मुक्त करता है, यानी कि कब्ज़ को दूर करता है। वात से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें यह दूर करने में बहुत ही सहायक है। पाचन क्रिया को एक्टिव करता है, सक्रिय करता है, तो पाचन क्रिया के लिए यह अभ्यास बहुत ही सहायक है। चलिए, तो अब हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेतु बंधासन। धीरे से पैरों को घुटनों से मोड़ दीजिए। हाथों से एंकल को पकड़कर बटक्स के पास ले आएं। अब धीरे से एंकल को पकड़ लीजिए और कमर को ऊपर की ओर उठा दीजिए। जितना तान सकते हैं ऊपर की ओर तानें और यहाँ पर आपकी ठुड्डी यानी कि जालंधर बंद लग जाना चाहिए। अब धीरे धीरे पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। ध्यान दें, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, वह साधक इस अभ्यास को ना करें और गर्भवती महिलाएं भी इस अभ्यास को ना करें। यह जिनको नींद की कमी है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा, उन सभी के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। जिनको कमर की लोअर बैक में प्रॉब्लम है, उनकी लोअर बैक के मसल्स को मजबूत बनाता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को यह अच्छा करता है। रिलैक्स करें, पैरों में हल्का सा गैप, शरीर ढीला हल्का, आंखें बंद, शवासन में आराम करें। कुछ समय शवासन में आराम करने के बाद पुनः हल्का सा पैरों पंजों को हिलाएं, हथेलियों को हिलाएं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चलाएं और फिर लेफ़्ट टर्न लेकर बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लें। आंखें कोमलता से बंद, स्पाइन स्ट्रेट और श्वास प्रश्वास करें। श्वास भरें और प्रश्वास करें। अब हम करेंगे
अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर डाउन, थंब, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर ओपन। थंब को यानी कि अंगूठे को दाएं साइड से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं नासिका से श्वास भरते हुए प्रारंभ करें। ध्यान दें, प्राणायाम करते वक्त हमारा ध्यान श्वासों के ऊपर रहना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करते वक्त श्वासों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जितना हम श्वासों को धीमा, गहरा, लंबा बनाएंगे, उतना ही हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छा होगा। जितना समय हम श्वास लेने में लगाते हैं, उससे 2 गुना समय हमें प्रश्वास करने में लगाना चाहिए। यदि हम 6 काउंटिंग तक इनहेल कर रहे हैं तो 12 काउंटिंग तक एक्सेल करने का प्रयास करना चाहिए। बाएं नासिका रंध्र से प्रश्वास करते हुए नाड़ी शोधन का अभ्यास पूर्ण करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। किसी भी प्राणायाम के पश्चात सामान्य श्वास प्रश्वास करना चाहिए और इस स्थिति में महसूस करना चाहिए कि इस प्राणायाम से कैसा परिवर्तन आ रहा है। मस्तिष्क पर व शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हथेलियों को फेस के ऊपर लगाएं यानी कि षण्मुखी मुद्रा बनाएं। अंगूठे से कान अच्छी तरह बंद कर लें। और भंवरे की तरह गुंजन करना है। जैसे पुष्प के ऊपर भंवरा गुंजन करता है, इसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम में भी गुंजन की आवाज़ आनी चाहिए। पुनः श्वास भरें और पुनः प्रारंभ करें। अब धीरे से वापस आ जाएं। महसूस करें भ्रामरी प्राणायाम के बाद कैसा परिवर्तन आ रहा है। यह अभ्यास एक ध्यानात्मक प्राणायाम भी कहा गया है। भ्रामरी प्राणायाम को इस अभ्यास के बाद हम ध्यान की ओर जा सकते हैं। यह अभ्यास हमारे स्मृति को तेज करता है यानी कि हमारी याददाश्त को बढ़ाता है और मन को शांत करता है, एकाग्र करता है। अब धीरे से
पुनः श्वास प्रश्वास करें सामान्य स्थिति में। एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। श्वास भरें, धीरे से दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, रफ करें, दोनों हाथों को धीरे धीरे घर्षण करें। हथेलियां गर्म होने के पश्चात कोमलता से आंखों पे लगाएं, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करें और धीरे से मुस्कुराते हुए पलकें झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का सत्र आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सभी के लिए लाभकारी होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो सेंटर फॉर मेडिटेशन योगा साइंस का जो पेज है, फेसबुक पर है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब पे भी है, जिस पे आप सब्सक्राइब, लाइक और हमारे पेजेस को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।